ईरान को मध्य पूर्व का पेरिस कहा जाता था। 1969 से पहले तेहरान में नाइट क्लब थे, पश्चिमी विश्वविद्यालय थे, मिनी स्कर्ट में महिलाएं थीं और एक समृद्ध मध्यम वर्ग था। यह आधुनिक था, यह महत्वाकांक्षी था, यह एक वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर था। फिर क्रांति आई, मौलवियों ने सत्ता हथिया ली, आजादी काले नकाबों तले दफन हो गई और स्वर्ग को एक ऐसे धर्मतंत्र ने बदल दिया जो नियंत्रण के प्रति जुनूनी था। रातों रात महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गया, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया, असंतोष को अपराध बना दिया गया और वह देश जो कभी उम्मीदों से भरा था एक चेतावनी भरी कहानी बन गया। आज ईरान ऑनर किलिंग में विश्व रिकॉर्ड रखता है। यह महिलाओं के समावेश, न्याय और सुरक्षा के मामले में 177 देशों में से 140वें स्थान पर है। इसकी युवा बेरोजगारी 20% से अधिक है और प्रदर्शनकारी अब अपने बाल दिखाने के अधिकार के लिए सड़कों पर जान दे रहे हैं। यह सिर्फ एक देश के पतन की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि जब विचारधारा आजादी की जगह लेती है तो नरक आता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे कट्टरपंथी इस्लाम ने मध्य पूर्व के सबसे होनहार देशों में से एक को एक जीते जागते दुःस्वप्न में बदल दिया। 1970 के दशक में तेहरान में घूमते तो आप कसम खाते कि आप पेरिस में हैं। फुटपाथों पर बने कैफे हंसी और सिगरेट के धुएं से गुलजार रहते थे। जैज क्लब भोर तक गुलजार रहते थे। उनकी नियॉन लाइटें बारिश से तर सड़कों पर रंग बिखेरती थीं। मिनी स्कर्ट में महिलाएं आत्मविश्वास से विश्वविद्यालय के व्याख्यानों में जाती थीं। संगमरमर के फर्श पर उनकी ऊंची एड़ियां क्लिक करती थीं। सूट पहने पुरुष छत पर बने बार में आयातित व्हिस्की पीते थे, एक ऐसे क्षितिज को निहारते थे जो महत्वाकांक्षा और वादों से जगमगाता था। यह वह ईरान था जिसे दुनिया ईर्ष्या से देखती थी। शाह की श्वेत क्रांति के तहत देश ने इतिहास के सबसे आक्रामक आधुनिकीकरण अभियानों में से एक को अंजाम दिया था। प्राचीन रेगिस्तानों से राजमार्ग ताजा जख्मों की तरह निकलते थे। खेतों से कारखाने उठ खड़े हुए, उनकी चिमनियां क्षितिज पर रंग भरती थीं। ऑक्सफोर्ड और सोरबोन की तर्ज पर बने विश्वविद्यालय इंजीनियर, डॉक्टर, वकील पैदा करते थे। एक पूरी पीढ़ी को महाशक्ति बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। ईरान सिर्फ पश्चिम के साथ तालमेल नहीं बिठा रहा था, वह इसे पार करने की होड़ में था और शाह अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर शर्माते नहीं थे। उन्होंने ईरान को मध्य पूर्व का जापान, एक औद्योगिक दिग्गज के रूप में देखा। उन्होंने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में अरबों डॉलर लगाए। बांधों ने नदियों को रोका, बिजली संयंत्रों में सरसराहट थी, इस्पात मिलें रात भर नारंगी रंग में चमकती थीं। उन्होंने विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोले और पैसे की बाढ़ आ गई। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं पुरुषों के साथ स्वतंत्र रूप से मिलती जुलती थीं। उन्होंने न्यायाधीश, मंत्री, एथलीट, कलाकार के रूप में सेवा की। साक्षरता दर तेजी से बढ़ रही थी। 1970 के दशक में सिर्फ 36.5% से बढ़कर, जैसा कि सरकार ने अनुमान लगाया था, एक पीढ़ी के भीतर लगभग सार्वभौमिक शिक्षा हो जाती। तेल की दौलत से सरकारी खजाने भर गए और सदियों में पहली बार आम ईरानियों का मानना था कि उनके बच्चे उनसे बेहतर जीवन जिएंगे। 1978 तक ईरान का सकल घरेलू उत्पाद 90 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। उसकी मुद्रा बहुत मजबूत थी, एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 71 रियाल। उसकी सेना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सेना थी। उसकी राष्ट्रीय एयरलाइन पृथ्वी के कई प्रमुख शहरों में उड़ान भरती थी। विदेशी निवेशक इतनी तेजी से चेक नहीं लिख सकते थे। पश्चिमी राजनयिक ईरान को मध्य पूर्व में स्थिरता का लंगर बताते थे, एक बढ़ती हुई शक्ति, एक विश्वसनीय सहयोगी, महानता की कगार पर खड़ा एक राष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बदलाव की गति से हैरान थे। दशकों पहले जो देश काफी हद तक निरक्षर था, वह अचानक भौतिक विज्ञानी, वास्तुकार, सर्जन पैदा कर रहा था। ईरानी छात्रों ने हार्वर्ड और MIT में छात्रवृत्तियां जीतीं। ईरानी कलाकारों ने पेरिस गैलरी में प्रदर्शन किया। लेकिन स्वर्ग की हमेशा एक कीमत होती है और ईरान खून से इसकी कीमत चुकाने वाला था, क्योंकि चमक दमक के नीचे कुछ गहरा बढ़ रहा था, कुछ ऐसा जो शाह ने जो कुछ भी बनाया था उसे निगल जाएगा। उसने लोहे के मुट्ठी से शासन किया। उसकी गुप्त पुलिस, जिसे सावाक के नाम से जाना जाता था, पृथ्वी पर सबसे खूंखार खुफिया एजेंटों में से थी। CIA और इजराइल की मोसाद द्वारा प्रशिक्षित,
उन्होंने पूछताछ की ऐसी तकनीकें विकसित की थीं जिससे असंतुष्ट दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर कांप उठते थे। संदिग्ध विरोधी रात में गायब हो जाते थे, उन्हें उनके बिस्तरों से घसीटा जाता था, बिना निशान वाली वैन में फेंक दिया जाता था। राजनीतिक कैदियों को भूमिगत कोठरियों में प्रताड़ित किया जाता था, बिजली के झटके दिए जाते थे, पीटा जाता था, दिनों तक छतों से लटकाया जाता था। शासन पर सवाल उठाने वाला कोई भी व्यक्ति सब कुछ दांव पर लगा देता था, उनका करियर, उनका परिवार, उनकी जान। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शाह के अधीन ईरान को मानवाधिकारों के सबसे बुरे रिकॉर्ड वाले देशों में से एक बताया। हजारों लोग सावाक जेलों में सड़े, कई कभी बाहर नहीं आए, और जहां तेहरान के अभिजात वर्ग के लोग आयातित स्पोर्ट्स कारें चलाते थे और फ्रेंच रिवेरा में छुट्टियां मनाते थे, वहीं ग्रामीण गांवों में लाखों ईरानी अभी भी स्वच्छ पानी या बिजली के बिना रहते थे। श्वेत क्रांति ने भूमि सुधार का वादा किया था, लेकिन वास्तविकता बहुत कम रह गई। धन नीचे तक नहीं पहुंच रहा था, यह शीर्ष पर इकट्ठा हो रहा था। भ्रष्टाचार सरकारी मंत्रालयों में लकड़ी में सड़ांध की तरह फैल गया। गरीबी दर लगभग 25% थी। एक फैक्ट्री कर्मचारी एक साल में उतना कमाता था जितना एक प्रभावशाली व्यवसायी एक ही पार्टी पर खर्च कर देता था। असंतोष पनपा। यह बाजारों और मस्जिदों में, तंग अपार्टमेंट और भीड़ भरी बसों में, फुसफुसाई हुई बातचीत में फैल गया, जो किसी अजनबी के बहुत पास आने पर रुक जाती थी। धार्मिक रूढ़िवादियों ने पश्चिमी संस्कृति को अपने देश में फैलते देखा और ईरान की आत्मा को खा रहे नैतिक पतन को महसूस किया। नाइट क्लब, शराब, सार्वजनिक रूप से हंसती बेपर्दा महिलाएं, उनके लिए यह प्रगति नहीं थी। यह हर पवित्र चीज का विनाश था, हर उस चीज का जिसके लिए उनके पूर्वजों ने खून बहाया था। जिन छात्रों ने लोकतंत्र का सपना देखा था, उन्होंने अपने सहपाठियों को सावाक जेलों में गायब होते देखा और तानाशाही को एक आधुनिक नकाब पहने हुए देखा। गरीबों ने अमीरों को देखा और एक ऐसा सिस्टम देखा जो उनके जन्म से ही उनके खिलाफ था। यह सब निगरानी, असमानता, पश्चिमी प्रभाव, क्रूर दमन ने गुस्से का एक प्रेशर कुकर बनाया। 40 साल के आधुनिकीकरण ने एक ऐसा राष्ट्र बनाया जो भविष्य जैसा दिखता था, लेकिन उसके नीचे दबाव एक विस्फोट की ओर बढ़ रहा था, और 1969 में वह दबाव आखिरकार फट गया। इसके बाद की क्रांति का नेतृत्व लोकतंत्रवादियों या सुधारवादियों ने नहीं किया था। इसका नेतृत्व आजादी की मांग करने वाले छात्रों या उचित मजदूरी की मांग करने वाले मजदूरों ने नहीं किया था। इसका नेतृत्व मौलवियों ने किया था। लंबे दाढ़ी और ठंडी आंखों वाले काले चोगे पहने पुरुष, जिन्होंने शाह के पतन को दैवीय इच्छा के रूप में देखा और ईरान का भविष्य उनके लिए गढ़ने का था। उन्होंने आगे जो किया उससे देश कुछ ऐसा बन गया जिसे पहचाना भी न जा सके। शाह जनवरी 1969 में भाग गया। उसका कैंसर से कमजोर शरीर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के भार से ढह गया। लाखों लोगों ने उसके खिलाफ मार्च किया था। सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। राजाओं का राजा अब एक भगोड़ा था। 2 हफ्ते बाद अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी तेहरान हवाई अड्डे पर एयर फ्रांस के जेट से उतरे। उन्होंने 15 साल निर्वासन में बिताए थे, अनुयायियों का एक नेटवर्क बनाया था और इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। लाखों लोग उन्हें देखने के लिए सड़कों पर खड़े थे। उनके चेहरे उम्मीद और गुस्से से भरे हुए थे। कुछ ही महीनों में ईरान दुनिया का पहला आधुनिक इस्लामी धर्मतंत्र बन गया। परिवर्तन पूर्ण था और यह भयावह था। नए शासन ने जिसे इस्लामी सांस्कृतिक क्रांति कहा, उसे शुरू किया। शाह ने जो कुछ भी बनाया था उसका एक व्यवस्थित शुद्धिकरण। हजारों धर्मनिरपेक्ष शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। उनके करियर रातों रात तबाह हो गए। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जिन्होंने पालन करने से इनकार किया, उन्हें जेल में डाल दिया गया या फांसी दे दी गई। उनके शवों को बिना निशान वाली कब्रों में फेंक दिया गया। पाठ्य पुस्तकों को इस्लामी शिक्षाओं को केंद्र में रखकर फिर से लिखा गया। पश्चिमी संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एल्बम तोड़ दिए गए, वाद्य यंत्र जला दिए गए। शराब दुकानों और रेस्तरां से गायब हो गई। मिश्रित लिंग सभाएं आपराधिक अपराध बन गईं, जिन पर सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की सजा दी जाती थी। 1980 और 1943 के बीच शासन ने विश्वविद्यालयों को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसे उन्होंने सांस्कृतिक शुद्धिकरण कहा। जब वे फिर से खुले तो पाठ्यक्रम को पूरी तरह से बदल दिया गया था।
महिलाओं को 189 शैक्षणिक कार्यक्रमों में से क्यानाई से प्रतिबंधित कर दिया गया। इंजीनियरिंग, कानून, कृषि, पशु चिकित्सा पूरे क्षेत्र अचानक आधी आबादी के लिए वर्जित हो गए। दशकों तक साथ साथ पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को अचानक अलग अलग स्कूलों, अलग अलग कक्षाओं, अलग अलग दुनिया में अलग कर दिया गया। जिन महिलाओं ने तेहरान की सड़कों पर आजादी से घूमती थीं, उनके बाल हवा में लहराते थे, उनकी हंसी खुली खिड़कियों से सुनाई देती थी, उन्हें अब कानून द्वारा सिर से पैर तक ढकना जरूरी था। हिजाब अब वैकल्पिक नहीं था, यह अनिवार्य था और अवज्ञा के लिए सजा तेज और क्रूर थी। नैतिकता पुलिस, गश्ते इरशाद, जिसे विशेष रूप से इस्लामी ड्रेस कोड लागू करने के लिए बनाया गया था, हर मोहल्ले, हर बस स्टैंड, हर सार्वजनिक चौक पर गश्त करती थी। शिकारी की तरह वैन सड़कों पर घूमती थीं। बहुत ज्यादा बाल दिखने पर किसी महिला को गिरफ्तार किया जा सकता था, जुर्माना लगाया जा सकता था या पीटा जा सकता था। हाथ पकड़े एक जोड़े को घंटों तक हिरासत में रखा जा सकता था। बहुत जोर से बजता कोई गाना सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने का मतलब हो सकता था। ईरानियों की वे आजादियां जो उन्होंने सामान्य मान ली थीं, रातों रात गायब हो गईं। जो लोग पार्टियों में नाचते थे, वे अब अपने बिस्तर के नीचे रेडियो छिपाते थे। जो महिलाएं कैस्पियन सागर के रिसॉर्ट्स में बिकनी पहनती थीं, वे अब सिर से टखनों तक काले कपड़ों में ढकी रहती थीं। यहां तक कि 40 डिग्री की गर्मी में भी कपड़े के नीचे दम घुट रहा था, जो अब एक जेल बन गया था। लेकिन बात यह है कि मुल्लाओं का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने खासकर महिलाओं के साथ जो किया वह दुनिया को चौंका देगा, और इसका सबसे बुरा पहलू तो दशकों तक सामने नहीं आया। क्रांति से पहले ईरानी महिलाओं के पास वे अधिकार थे जिनके लिए कई पश्चिमी देशों में महिलाएं अब भी लड़ रही थीं। वे मतदान कर सकती थीं। यह अधिकार उन्हें 1963 में मिला था, स्विट्जरलैंड द्वारा महिलाओं को मतदान का अधिकार देने से दशकों पहले। वे अपने पतियों को तलाक दे सकती थीं। वे बहुविवाह से इनकार कर सकती थीं। 1967 के परिवार संरक्षण कानून ने विवाह की न्यूनतम आयु को 15, फिर 1975 तक 18 कर दिया था और महिलाओं को तयशुदा विवाहों को अस्वीकार करने का कानूनी अधिकार दिया। पतियों को दूसरी पत्नी लाने से पहले पत्नियों की सहमति लेनी पड़ती थी। अदालतें महिलाओं को उनके बच्चों की हिरासत दे सकती थीं। महिलाएं न्यायाधीश, कैबिनेट मंत्री, विश्वविद्यालय डीन और पायलट के रूप में सेवा करती थीं। तेहरान के व्यापारिक जिलों में पेशेवर पोशाक में महिलाएं अनुबंधों पर बातचीत करती थीं और निगमों का प्रबंधन करती थीं। बोर्डरूम में उनकी आवाजों का समान महत्व था। श्वेत क्रांति से पहले विश्वविद्यालयों में महिलाओं का नामांकन सिर्फ 4% से बढ़कर उन अनुमानों तक पहुंच गया था जो जल्द ही पुरुषों के बराबर होने वाले थे। फिर इस्लामी गणराज्य ने यह सब मिटा दिया। खोमैनी के सत्ता में आने के कुछ ही महीनों के भीतर परिवार संरक्षण कानून को समाप्त कर दिया गया। विवाह की आयु 18 से घटकर 13 हो गई और कुछ मामलों में एक न्यायाधीश की मंजूरी से 9 साल की छोटी लड़कियों की भी बड़े पुरुषों से शादी कराई जा सकती थी। 9 साल की। बहुविवाह बिना किसी प्रतिबंध के वापस आ गया। अदालत में एक महिला की गवाही पुरुष की आधी रह गई। उसकी विरासत आधी, उसकी मौत का मुआवजा आधा। शादी में, तलाक में, अपने बच्चों की हिरासत में उसकी आवाज हर मोड़ पर पुरुष सत्ता के अधीन हो गई। अपने तत्काल परिवार के बाहर किसी के साथ नाचना अवैध हो गया। महिलाओं को सार्वजनिक रूप से गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, एक प्रतिबंध जो आज भी कायम है, आधी आबादी की आवाजों को सबसे शाब्दिक तरीके से खामोश कर रहा है। नैतिक पुलिस को सड़क पर किसी भी महिला को रोकने, उसके कपड़ों का निरीक्षण करने, दिखने वाले बालों की लंबाई मापने और अगर हिजाब पर्याप्त नहीं था तो उसे गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया। महिलाओं ने पुरुष की अनुमति के बिना यात्रा करने का अधिकार खो दिया। उन्होंने कुछ नौकरियों में काम करने का अधिकार खो दिया। उन्होंने स्टेडियमों में पुरुषों को खेल खेलते देखने का अधिकार खो दिया। उन्हें सार्वजनिक जीवन से बाहर धकेल दिया गया और निजी दायरे में बंद कर दिया गया। निगरानी में, नियंत्रण में खामोश। और हिंसा चौंकाने वाली है। यह उस तरह की हिंसा है जिसे हर रोज सुर्खियों में रहना चाहिए, लेकिन इसके बजाय यह उन आंकड़ों में दब जाती है जिन्हें ज्यादातर लोग कभी नहीं देखते। ईरान की अपनी राज्य संचालित ISNA समाचार एजेंसी द्वारा उद्धृत अकादमिक अनुमानों के अनुसार हर साल 375 से 450 सम्मान हत्याएं होती हैं।
लेकिन मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि वास्तविक संख्या कहीं ज्यादा है, क्योंकि कई मौतें झूठे तौर पर आत्महत्या या दुर्घटना के रूप में रिपोर्ट की जाती हैं। परिवार हथियारों को बचाने के लिए हत्याओं को छिपाते हैं। पुलिस आंखें फेर लेती है। सवाल पूछे जाने से पहले ही शवों को दफना दिया जाता है। केवल 2024 में रेडियो फर्दा ने कम से कम 143 महिलाओं और लड़कियों को पतियों, पिताओं या भाइयों द्वारा मारे जाने का दस्तावेजीकरण किया। हर दूसरे दिन एक महिला की हत्या। स्टॉप ऑनर किलिंग्स अभियान ने उसी वर्ष 186 मामले दर्ज किए, और यह केवल उन्हीं मौतों की गिनती करता है जिनकी वे पुष्टि कर सके। असली संख्या कोई नहीं जानता, कोई नहीं गिन रहा है। सत्ता में कोई भी गिनना नहीं चाहता। तरीके शब्दों से परे क्रूर हैं। चाकू मारना, जिंदा जलाना, गला घोंटना, सिर काटना। एक 17 वर्षीय लड़की को उसके अपने पिता ने एक शॉटगन से गोली मार दी थी, क्योंकि उसकी एक प्रतिद्वंद्वी जनजाति के लड़के से दोस्ती थी। एक 20 वर्षीय महिला का उसके 15 वर्षीय भाई ने बेवफाई के शक में गला घोंट दिया था। एक गर्भवती अफगान महिला की उसके पति ने आज्ञा न मानने के लिए हत्या कर दी थी। और ईरान की कानूनी प्रणाली अक्सर हथियारों को बचाती है। ईरान के दंड संहिता का अनुच्छेद 630 स्पष्ट रूप से कहता है कि एक पुरुष जो अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ पकड़ता है, वह उन दोनों को कानूनी तौर पर मार सकता है। अन्य प्रावधान परिवारों को अपनी महिला रिश्तेदारों के हथियारों के लिए सजा तय करने की अनुमति देते हैं, जिससे हल्की सजाएं, निलंबित सजाएं या कोई सजा नहीं मिलती। बेटियों की हत्या करने वाले पिताओं को कार चोरों की तुलना में अक्सर हल्की सजा मिलती है। यह प्रणाली केवल महिलाओं की रक्षा करने में विफल नहीं होती, यह उनकी हत्या को सक्षम बनाती है, यह उनकी हत्या को संहिताबद्ध करती है, यह महिलाओं की हत्या को सस्ता बनाती है। संसद सदस्यों में से केवल लगभग 5% महिलाएं हैं। महिला श्रम बल भागीदारी सिर्फ 14% तक गिर गई है। महिलाएं आर्थिक रूप से निष्क्रिय आबादी का 60% प्रतिनिधित्व करती हैं। कानून, संस्कृति और अवसरों की घोर कमी के कारण काम से बाहर। और सितंबर 2022 में दुनिया ने देखा कि महसा अमीनी नाम की एक युवा महिला को नैतिकता पुलिस ने हिजाब ठीक से न पहनने के लिए पीट कर मार डाला। वह 22 साल की थी। वह अपने परिवार के साथ तेहरान घूमने आई थी। उसे एक सबवे स्टेशन के बाहर हिरासत में लिया गया। उन अधिकारियों ने उसे पकड़ा जिन्होंने फैसला किया कि उसके हेडस्कार्फ से बहुत ज्यादा बाल दिख रहे थे। 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। उसकी खोपड़ी में फ्रैक्चर था। उसका शरीर छोटिल था। अधिकारियों ने दावा किया कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। उसकी मौत ने ईरान और दुनिया भर में विरोध प्रदर्शनों को भड़का दिया। महिलाओं ने अपने हेड स्कार्फ जलाए। भीड़ नारी जीवन आजादी के नारे लगा रही थी। ऐसा गुस्सा 1969 के बाद से नहीं देखा गया था। लेकिन ईरान का दुःस्वप्न केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं था। मुल्लाओं ने पूरे देश को खोखला कर दिया। और अर्थव्यवस्था बताती है कि यह सड़न कितनी गहरी है। यहाँ एक संख्या है जो आपको ईरान के साथ क्या हुआ उसके बारे में वह सब कुछ बताती है जो आपको जानने की जरूरत है। मार्च 1918 में एक अमेरिकी डॉलर 71 ईरानी रियाल के बराबर था। 2024 के अंत तक वही डॉलर काले बाजार में 820,000 रियाल से अधिक का हो गया। 2025 के अंत तक यह 1.2 मिलियन से भी ज्यादा हो गया है। मुद्रा केवल गिरी नहीं है, यह लगभग बेकार हो गई है। जो पैसा कभी एक घर खरीद सकता था, अब मुश्किल से एक भोजन का खर्च चला पाता है। जीवन भर की जमा पूंजी गर्म फुटपाथ पर पानी की तरह सूख गई है। अगर 1978 में एक मध्यम वर्गीय परिवार ने अपनी संपत्ति रियाल में रखी होती, तो आज वे बेसहारा होते। कागज पर क्रांति के बाद से ईरान का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पर निर्भरता से हटकर विविध हो गई। तेल अब जीडीपी का केवल लगभग 9% है, हालांकि यह विदेशी मुद्रा के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। बुनियादी ढांचा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गया जिनकी शाह ने उपेक्षा की थी। गरीबी दर 1970 के दशक में लगभग 25% से घटकर 2014 तक 10% से कम हो गई। लेकिन ये संख्याएं एक विनाशकारी सच्चाई छिपाती हैं। युवा बेरोजगारी अब देश भर में 20% से अधिक है, और यह केवल उन युवाओं की गिनती करता है जो सक्रिय रूप से काम की तलाश में हैं। 20 से 24 साल की युवा महिलाओं के लिए यह और भी बुरा है। लगभग 35% को नौकरी नहीं मिल पाती। विश्वविद्यालय स्नातक,
जो कभी ईरान के सबसे उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते थे, अब एक ऐसे नौकरी बाजार का सामना कर रहे हैं जहां उनके लिए कोई जगह नहीं है। स्नातक बेरोजगारी लगभग 11% है, राष्ट्रीय औसत से दुगनी, और यहां वह संख्या है जो हर ईरानी को डरा देनी चाहिए। 68 मिलियन की कार्यशील आबादी में से 41 मिलियन से अधिक नागरिक आर्थिक रूप से निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत हैं। उन्होंने काम ढूंढना छोड़ दिया है या वे श्रम बाजार में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते। 7-8% की आधिकारिक बेरोजगारी दर एक सांख्यिकीय भ्रम है। वास्तविकता यह है कि कार्यशील आयु के अधिकांश ईरानी काम नहीं कर रहे हैं। यहां वह हिस्सा है जो शासन नहीं चाहता कि आप जानें। तेहरान के अल्लामा ताबताबाई विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों के अनुसार ईरान की आर्थिक समस्याओं का केवल 15% ही पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण है। बाकी भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर सरकारी उद्यमों और रिवॉल्यूशनरी गार्ड का प्रभुत्व है, जो निजी प्रतिस्पर्धा को कुचलती है और योग्यता पर राजनीतिक वफादारी को पुरस्कृत करती है। IRG.C इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अब ईरान की अर्थव्यवस्था का अनुमानित 20 से 40% नियंत्रित करता है। निर्माण, दूरसंचार, तेल और गैस, बैंकिंग, शासन के प्रेटोरियन गार्ड की हर चीज में दखलंदाजी है। निजी व्यवसाय उन संस्थाओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं जो राज्य को उन्हें कुचलने के लिए बुला सकती है। योग्यता का कोई मतलब नहीं, संबंध ही सब कुछ है। क्रांति के नेताओं के बेटे अब तेहरान की यातायात अवरुद्ध सड़कों पर मासेराती, मसराटीज चलाते हैं, जबकि विश्वविद्यालय के स्नातक सड़कों के किनारे फल बेचते हैं। उनकी डिग्री बेकार हो चुकी है, उनके भविष्य चुरा लिए गए हैं। 1969 में क्रांति को हवा देने वाली असमानता वापस आ गई है, बस एक अलग रूप में। एक शासक वर्ग ने दूसरे की जगह ले ली और गरीब आज भी गरीब हैं। शाह द्वारा बनाया गया मध्यम वर्ग अब खोखला हो चुका है। महंगाई बचत को खा जाती है, किराया पूरी तनख्वाह निगल जाता है। युवा जोड़े जिन्होंने घर खरीदने का सपना देखा था, अब अपने माता पिता के अपार्टमेंट में सिमट गए हैं। उनका भविष्य स्थायी रूप से अधर में लटका है और प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन तेज हो रहा है। हर साल अनुमानित 1.5 से 1.8 लाख शिक्षित ईरानी देश छोड़ देते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, उद्यमी। सबसे बेहतरीन और मेधावी लोग कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका भाग जाते हैं। जो वे पीछे छोड़ जाते हैं वह एक ऐसा राष्ट्र है जिससे प्रतिभा रिस रही है। तो ईरान पृथ्वी पर सबसे विचित्र राजनीतिक प्रणालियों में से एक कैसे बन गया? इसका उत्तर एक ऐसी संरचना में निहित है जिसे कभी चुनौती न देने के लिए डिजाइन किया गया है। एक ऐसी मशीन जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि सत्ता कभी हाथ न बदले। अधिकांश देशों में शीर्ष पर एक राष्ट्रपति, एक संसद या एक प्रधानमंत्री होता है। ईरान में सर्वोच्च नेता होता है, एक व्यक्ति जो सब कुछ नियंत्रित करता है। सेना, खुफिया सेवाएं, न्यायपालिका, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रक्षा, यहां तक कि कई अरब डॉलर के धार्मिक संस्थान जो एक समानांतर सरकार के रूप में काम करते हैं। वह लोगों द्वारा नहीं चुना जाता, उसे विशेषज्ञों की एक सभा 80 से 90 मौलवियों द्वारा चुना जाता है जो सैद्धांतिक रूप से उसके प्रदर्शन की समीक्षा करते हैं। लेकिन यहां पेच है, विशेषज्ञों की सभा की देखरेख स्वयं गार्डियन काउंसिल द्वारा की जाती है, जिसके सदस्यों की नियुक्ति सर्वोच्च नेता और संसद द्वारा की जाती है। यह एक बंद लूप है, एक सांप जो अपनी ही पूंछ खा रहा है। एक ऐसी प्रणाली जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि सत्ता 1969 में इसे हड़पने वाले मौलवियों के हाथों से कभी न निकले। गार्जियन काउंसिल सर्वोच्च नेता द्वारा चुने गए या संसद द्वारा अनुमोदित 12 पुरुष को किसी भी कानून को वीटो करने और किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने से किसी भी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने का अधिकार है। राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? गार्जियन काउंसिल तय करती है कि आपको कोशिश करने की अनुमति है या नहीं। अधिकांश चुनावों में मतदाताओं द्वारा उनके नाम देखने से पहले ही अधिकांश उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ईरान में लोकतंत्र एक प्रदर्शन है। मौलवी पटकथा लिखते हैं, अभिनेताओं का चुनाव करते हैं और पर्दा उठने से पहले ही अंत तय कर देते हैं। वैसे भी चुनाव जीत जाते हैं। आपको पदभार संभालने से पहले भी सर्वोच्च नेता की मंजूरी की जरूरत होती है। और यहां सबसे चौंकाने वाला विवरण है, ईरानी संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि सर्वोच्च नेता की गतिविधियों की निगरानी करना अवैध है। देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कानून द्वारा
जवाबदेही से परे है। उसकी जांच नहीं की जा सकती, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसे किसी भी सामान्य तंत्र द्वारा हटाया नहीं जा सकता। वह किसी को जवाब नहीं देता, न लोगों को, न संसद को, न ही भगवान को, यदि आप मौलवियों के अपने धर्मशास्त्र पर विश्वास करते हैं। नतीजा, इकोनॉमिस्ट के लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स पर ईरान का स्कोर सऊदी अरब से भी कम है, रूस से कम, वेनेजुएला से कम। 1929 में आजादी के लिए नारे लगाने वाले लोगों ने एक ऐसी प्रणाली बनाई जिसमें उससे भी कम आजादी थी, जिसे उन्होंने उखाड़ फेंका था। और यहां सबसे भयावह हिस्सा है, इस प्रणाली को कभी न गिरने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन कुछ बदल रहा है। इंटरनेट ने ईरान की दीवारों में दरार डाल दी है। युवा पीढ़ी, जनसंख्या का 70% 35 वर्ष से कम आयु का है, ने देखा है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में जीवन कैसा होता है। उन्होंने इस्तांबुल और सियोल में महिलाओं के आजादी से चलते हुए, उनके बाल हवा में लहराते हुए वीडियो देखे हैं। उन्होंने वह संगीत सुना है जिसे उनकी सरकार ने चुप कराने की कोशिश की थी। उन्होंने उन देशों के लोगों से बात की है जो अपने बाल दिखाने के लिए महिलाओं को फांसी नहीं देते, नाचने के लिए पुरुषों को कैद नहीं करते, गलत व्यक्ति से प्यार करने के लिए बेटियों की हत्या नहीं करते, और वे और अधिक की मांग कर रहे हैं। महसा अमीनी की हत्या के बाद भड़के महिला जीवन आजादी के विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक मौत के बारे में नहीं थे, वे दशकों के दमन के बारे में थे। महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से अपने हिजाब जलाए, ये जानते हुए कि इसके लिए उन्हें मारा जा सकता है। पुरुषों ने उनके साथ मार्च किया, छात्रों ने विश्वविद्यालयों पर कब्जा कर लिया, श्रमिकों ने हड़ताल की, सरकार ने कड़ी कार्रवाई की, सैकड़ों मारे गए, 20,000 से अधिक गिरफ्तार किए गए, युवा प्रदर्शनकारियों को मिनटों तक